हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ डिमांड, उसके कॉजेज, उसके ऑपरेशन। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया उसके एक्सेप्शन कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, वो हमने एक्सप्लेन किए। आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, चेंज ऑफ डिमांड, कि किसी गुड्स की डिमांड जो चेंज होती है वो कितने टाइप से चेंज होती है। तो किसी भी गुड्स की डिमांड के चेंज होने के दो बेसिक रीजन हैं। यूं कहिए कि उन रीजन को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, चेंज विद प्राइस। सेकंड, अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस कि प्राइस को छोड़कर बाकी जो फैक्टर हैं उनकी वजह से डिमांड का चेंज होगा। जब किसी गुड्स की डिमांड प्राइस के कारण चेंज होगी तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी। उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी। और जब अदर देन प्राइस किसी गुड्स की डिमांड चेंज होगी तो उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। तो आपके पास टॉपिक आ गया, व्हाट इज मीन बाय चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी एंड व्हाट इज मीन बाय चेंज इन डिमांड, और या इन दोनों का डिफरेंस कि चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, चेंजेस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, व्हेन डिमांड फॉर ए गुड चेंजेस ड्यू टू चेंज in its own price, कि जब किसी गुड्स की डिमांड केवल उसकी अपनी कीमत के कारण चेंज हो, जैसे प्रोडक्ट एक्स कॉस्टली हो गया तो उसकी डिमांड कम हो गई, या प्रोडक्ट एक्स चीप हो गया तो उसकी डिमांड राइज अप हो गई, तो ऐसे केस को बोलेंगे चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी। दूसरी तरफ चलते हैं, चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है। व्हेन डिमांड फॉर ए गुड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, due to change in other factor except price, कि प्राइस को छोड़कर, एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस को छोड़कर अन्य फैक्टर, जो दूसरे फैक्टर है, अदर फैक्टर, उनमें चेंज होने के कारण अगर किसी गुड्स की डिमांड चेंज होती है तो उसको चेंज इन डिमांड कहेंगे। क्या मतलब हो इसका, जैसे कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए और इनकम के चेंज होने के कारण उसकी डिमांड फ्लक्चुएट करे, या तो राइज हो जाए या डिमांड फॉल हो जाए, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो जाए और उसके कारण डिमांड अप डाउन हो, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के कारण डिमांड अप और डाउन हो, या एनवायरमेंट के चेंज होने के कारण डिमांड अप डाउन हो, फेस्टिवल के आने और जाने के कारण डिमांड अप डाउन हो। देखिए, इन सब जितने भी मैंने पॉइंट बोले हैं, इन सभी पॉइंट में प्राइस का कोई रोल नहीं था। इनकम, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हैबिट, टेस्ट, इंटरेस्ट, फैशन, फेस्टिवल, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन, ये जो फैक्टर हैं, अब नॉर्मल कंडीशन,
तो वो अबनॉर्मल जो कंडीशंस है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, वो अगर हमारी डिमांड पर इफेक्ट डाल रही हैं तो उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। जैसे अभी करंट में जो कोरोना वायरस का इफेक्ट जो आ रहा है, तो उसकी वजह से जो डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है मार्केट में, उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? चेंज इन डिमांड। वापस आइए इधर चेंज इन डिमांड इन क्वांटिटी की साइड में। हमने कहा when the demand for a good changes due to change in its own price, तो इसके साथ हम क्या मानेंगे? while other factor remain constant। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड में हम केवल प्राइस के चेंज होने का इफेक्ट देख रहे हैं। मतलब प्राइस राइज होगा, प्राइस फॉल होगा, उसके अकॉर्डिंग डिमांड फॉल होगा, या उसके अकॉर्डिंग डिमांड राइज होगा। तो ये जो पोजीशन हम स्टडी करेंगे, ये पोजीशन पार्ट है चेंज इन डिमांड इन क्वांटिटी का। और जब अदर फैक्टर की इफेक्ट को स्टडी करेंगे तो वो पार्ट है चेंज इन डिमांड का। तो दोनों मीनिंग क्लियर हो जाने चाहिए कि चेंज इन डिमांड क्या चीज होती है और चेंज इन डिमांड क्या है। फिर ध्यान से सुन ले, चेंज इन डिमांड इन क्वांटिटी का मतलब है when the demand for a good changes due to change in its own price, कि अपनी प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज होती है तो उसको हम चेंज इन डिमांड इन क्वांटिटी कहेंगे। while other factor remain constant, बाकी जो दूसरे फैक्टर हैं जो डिमांड पर इफेक्ट डाल सकते हैं, इंपैक्ट डाल सकते हैं, वो सब कांस्टेंट होने चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरे मांगिए चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है? when demand for a good changes due to changing other factor except price। अब हमने क्या किया? वहां प्राइस को चेंज किया था, यहां पे प्राइस को क्या किया? एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस को छोड़ दीजिए अब, कि प्राइस को यहां नहीं लेना, बाकी अदर फैक्टर अगर रिस्पॉन्सिबल है किसी गुड्स की डिमांड के चेंज होने में, तो उस केस को बोलेंगे चेंज इन डिमांड। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है, इनकम चेंज हो जाती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो जाती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, और हमने जो आपको बहुत सारे डिटरमिनेंट पहले बताए थे वीडियो में, वो सारे डिटरमिनेंट इसमें इंक्लूड करेंगे कि वो डिटरमिनेंट अगर चेंज हो जाते हैं, उनकी वजह से अगर डिमांड चेंज हो जाती है, तो उसको हम चेंज इन डिमांड करेंगे। चेंज इन डिमांड इन क्वांटिटी को पढ़ाएंगे। चेंज इन डिमांड इन क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट इज expansion of demand, second is contraction of demand। कि जब किसी गुड्स की डिमांड चेंज होती है प्राइस के कारण, तो वो दो तरीके में होती है, दो उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको टू सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बिकमिंग लार्ज। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? श्रिंक होना, यानी बिकमिंग स्मॉल। तो डिमांड एक्सपेंशन होना मतलब डिमांड का लार्ज होना। अब आइए प्राइस वाले फैक्टर में डिमांड कब लार्ज होगी? व्हेन प्राइस फॉल, एंड एज फॉल इन प्राइस डिमांड विल राइज। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड किसी भी गुड्स का हम तब कहेंगे जब प्राइस के फॉल होने के कारण डिमांड राइज हो, while other factor remain constant। क्योंकि हम इस पार्ट को पढ़ रहे हैं तो वो जो फीचर्स हैं वो चली रहेगी, कंटिन्यू तक चलेगी, लास्ट तक चलेगी। हमने कहा while other factor remain constant, तो वो यहां भी आएगी। So expansion of demand can be defined when the demand of a good rise due to fall in price while other factor remain constant। आइए, what is contraction of demand? Contraction of demand when price rise up and as a result demand fall down। तो प्राइस के राइज होने के कारण अगर डिमांड फॉल हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी सस्ता महंगा हो गया सामान और महंगा होने से अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। सस्ता होने से डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहा जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से चेंज इन डिमांड भी टू सेक्टर में डिवाइड की जाती है। द फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड इज डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कब कहेंगे?
कि जब अदर फैक्टर में कुछ इस प्रकार के चेंजेस आए कि उस गुड्स की डिमांड राइज अप हो जाए, मीन्स द अदर फैक्टर विल चेंज सो दैट द डिमांड ऑफ गुड राइज, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, जब इनकम राइज हो जाए, इनकम क्या हो? राइज, तो इससे क्या होगा? नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी राइज हो जाएगी। कि इनकम राइज होगा तो क्योंकि हमारी पॉकेट में ज्यादा पैसा होगा तो हमारी बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी गुड्स की? नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि यहां पर डिमांड की राइज होने का बेस है इनकम का राइज होना, न कि प्राइस, इसलिए इसको इंक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से डिक्रीजिंग डिमांड कब कहेंगे? कि जब अदर फैक्टर में चेंजेस इस तरीके से आए कि डिमांड फॉल हो जाए। सो व्हेन द डिमांड ऑफ ए गुड फॉल बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर इन वे दैट इंपैक्ट नेगेटिवली ऑन द डिमांड। लाइक अभी हमने एग्जांपल पढ़ा कि इनकम के राइज होने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन देखिए इनकम अगर राइज होगी तो क्या होगा? इंफीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल हो जाएगी। तो अब इस केस को हम क्या बोलेंगे? ये डिक्रीजिंग डिमांड है। ये जो डिमांड डिक्रीज हुआ ये प्राइस के कारण नहीं हुआ, ये इनकम के कारण हुआ है, क्योंकि पॉकेट में ज्यादा पैसा आ गया तो मेरी बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। सो व्हाई आई परचेज इंफीरियर गुड्स, आई विल परचेज नॉर्मल गुड्स। सो द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीज and demand for inferior goods decrease. So this is increase in demand and this is decrease in demand. तो देखिए increase in demand कब होगा? जब other factor में इस प्रकार के चेंज हो कि डिमांड इंक्रीज हो जाए। डिक्रीज इन डिमांड कब होगा? कि जब other factor में इस प्रकार के चेंज हो कि डिमांड डिक्रीज हो जाए, तो उसको डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। तो ये हमारे दो पार्ट हमने बताया आपको कि चेंज डिमांडेड क्वांटिटी क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसके सेक्टर हमने तो आपको बताया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर हमने बताया चेंज इन डिमांड, उसके मीनिंग, उसके कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, और उसके बाद हमने इसके टू सेक्टर एक्सप्लेन किए, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। कि इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है उसका मीनिंग मैंने आपको प्रेजेंट किया, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है उसका मीनिंग मैंने आपको प्रेजेंट किया। अब इन्हीं चीजों को हम एक बार ग्राफ और टेबल के हेल्प से भी इनको करने की कोशिश करेंगे। We draw a graph. On the vertical line we are taking price of goods. On horizontal line we are taking demand for goods. Draw a graph of demand curve. Left to right downward. तो क्या कई बार स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि लाइन हमने बिल्कुल सीधा खींचा तो सीधा होना चाहिए, स्केल से खींचते हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। ये जस्ट लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होना चाहिए, वो चाहे कर्व शेप ही हो या लीनियर शेप ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेकिंग इनिशियल प्राइस P1, इनिशियल डिमांड Q1, द पॉइंट इज A. नाउ प्राइस राइज अप फ्रॉम P1 to P2. प्राइस राइज हो गया। अब ये डिमांड कर्व क्या आपको दिखा रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस डिमांड कर्व बाय पॉइंट बी वी आर डिमांडिंग Q2 क्वांटिटी ऑफ गुड्स। प्रीवियसली वी वर डिमांडिंग Q1 quantity, now we demanding Q2 quantity. So what happen? When the price rise, demand fall. तो प्राइस के राइज होने के कारण डिमांड फॉल हुआ है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? यानी ए पॉइंट हम कहां चले गए? हम बी पॉइंट की तरफ चले गए। तो इस पोजीशन को, इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? इस मूवमेंट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो गया।
Now, if price fall P3, so according to the same demand curve, we are demanding Q3 quantity of goods. जबकि हम पहले कितना परचेज कर रहे थे, Q1 परचेज कर रहे थे. प्राइस के फॉल होने के कारण हम कहां चले गए, Q3 पर चले गए, C5 पर. तो प्राइस के फॉल होने से डिमांड राइज हो गई, इसलिए हम पॉइंट ए से सी पर चले गए. सो मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी इज डिफाइंड एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. तो यहां भी समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस के राइज होने से डिमांड का फॉल होना. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब प्राइस के फॉल होने से डिमांड का राइज अप होना. कई बार एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में आते हैं कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड consumer will move from left to right upward, right to left downward, या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो उसका जवाब क्या, देखिए हम इस सेगमेंट को, इस पूरे ग्राफ को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम 4 साइड में डिवाइड करते हैं. ये मेरा लेफ्ट साइड है, जिसको बोलेंगे लेफ्ट. ये मेरा राइट साइड है, जिसको बोलेंगे राइट. ये अप है और ये डाउन. अब इसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक ग्राफ में समझना है कि हम कहां से कहां चले. हम पॉइंट ए से बी की ओर चले, मतलब पॉइंट ए से हम बी पर जा रहे हैं, मतलब इधर से हम इधर आ रहे हैं. इसके हम राइट साइड से हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं. अब ए से बी की तरफ चल रहे, तो ए से बी ऊपर की तरफ चल रहे हैं, अपवर्ड. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है consumer will move on the same demand curve right to left upward. तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होगा, कंज्यूमर राइट टू लेफ्ट अपवर्ड मूवमेंट करेगा. ठीक इसी तरीके से एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, पॉइंट ए से सी की तरफ जाना है. तो ए से सी मतलब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड में मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट. ए से सी डाउन साइड में आ रहे हैं, डाउनवर्ड. तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड. दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड होगा. एक्सपेंशन में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा. तो ये चीजें भी आपको यहां ध्यान रखनी है. आइए हम दूसरा करते हैं चेंज इन डिमांड के ऊपर. YOX OY पर फिर हमने वही प्राइस ऑफ गुड X, और यहां पर हमने डिमांड फॉर गुड X. ये हमारा डिमांड कर्व, इनिशियल डिमांड कर्व dx. According to this demand curve, at initial price P1 by point A, we are demanding Q1 quantity of goods. Now, without changing price, how the demand will rise? If this demand curve shift to its right side, like dx1, point B, at this point we are demanding Q2 quantity of goods. तो हमने क्या लिखा कि प्राइस तो अभी OP1 है, लेकिन इस प्राइस के ऊपर डिमांड पहले OQ1 था, अब डिमांड कितना हो गया, OQ2 हो गया. तो ये डिमांड राइज अप हो गई हमारी, Q1 से Q2 पे चली गई. तो डिमांड Q1 से Q2 पे गई है, राइज अप हुई है, जबकि प्राइस वही की वही है. तो इस पोजीशन को बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड. क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज इन डिमांड. क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड का मतलब यही होता है व्हेन द डिमांड ऑफ ए गुड राइज विदाउट चेंज इन प्राइस ड्यू टू अदर फैक्टर. ठीक इसी प्रकार से डिक्रीज इन डिमांड समझेंगे तो डिमांड कर्व को हमें अंदर की तरफ यानी इनसाइड शिफ्टिंग करना है, लाइक दिस. dx3 हमारे पास पॉइंट आ गया C,
देखो यहां पहले गए थे बी की तरफ, यहां पर हमारे सी की तरफ, यहां पर हमारे पास पॉइंट आ गया Q3। तो अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि प्राइस अभी भी OP1 ही है, लेकिन पहले हम Q1 की डिमांड कर रहे थे, अब Q3 की डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? हो सकता है जेब में पैसा खत्म हो गया इसलिए डिमांड कम हो गई, या यहां पर डिमांड ज्यादा क्यों करें, हो सकता है जेब में ज्यादा पैसा आ गया इसलिए हम डिमांड ज्यादा करें, लेकिन प्राइस का वहां कोई रोल नहीं है। तो विदाउट रोल ऑफ प्राइस, इफ डिमांड इंक्रीजेस due to other factor, that is known increase in demand. If demand decreases due to other factor, that is decrease in demand. यहां पर भी आपको वो चीजें समझनी, जैसे यहां पर हमने समझाया लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड, वहां भी आपको समझना है। बात वही है। अब उस ग्राफ को देखेंगे तो ये लेफ्ट और ये राइट। अब जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हम कहां चल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? कंज्यूमर विल शिफ्ट और न्यू डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? वापस आएंगे राइट टू लेफ्ट, ए टू सी। तो डिक्रीज इन डिमांड में कंज्यूमर विल शिफ्ट और न्यू डिमांड कर्व राइट टू लेफ्ट। कई बार ऐसे बोलते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? राइट साइड शिफ्टिंग, राइट साइड, तो ये राइट साइड शिफ्टिंग हो गई। डिक्रीज इन डिमांड लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। इसी प्रकार से इंक्रीज इन डिमांड आउटसाइड शिफ्टिंग, डिक्रीज इन डिमांड इनसाइड शिफ्टिंग। इंक्रीज इन डिमांड अपवर्ड शिफ्टिंग, डिक्रीज इन डिमांड डाउनवर्ड शिफ्टिंग। तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो रफ में ड्राफ्टिंग करके आप देख लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है बात? तो देखिए मैंने आपको ये पूरा टॉपिक कर दिया है, चेंज इन डिमांड इन क्वांटिटी पूरा ग्राफ से समझा दिया है, चेंज इन डिमांड में पूरा ग्राफ से आपको बता दिया है, इंक्रीज इन डिमांड क्या होती है, डिक्रीज इन डिमांड क्या है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब टॉपिक, सब मैटर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके कंपैरेटिवली डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, इनके कंपेरिजन करके बताऊंगा कि एग्जाम में आए तो सिंपल वे से किस तरीके से इनका कंपेरिजन करना है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, ठीक है? और आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।